गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोलाइडी जो होते हैं, कोलाइड्स जो होते हैं ना, कोलाइड्स के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और इसका जो वर्गीकरण है उसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आता है कि प्रवस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर। आपको पता है इसमें 2 चीजें होती है, 2 प्रवस्थाएं होती है कोलाइड में। कोलाइड में पहली प्रवस्था जो होती है जिसे हम कहते हैं परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रवस्था, और दूसरा होता है इसके अंदर परिक्षिप्त माध्यम, है ना। परिक्षिप्त प्रवस्था और दूसरा होता है परिक्षिप्त माध्यम। अब आपको इसमें बताना है कि इन दोनों प्रवस्थाओं के मध्य जो आकर्षण होता है उस आकर्षण के आधार पर, है ना, इन कोलाइडी को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। यानी हम पहले 3 प्रकार कोलाइड के बता रहे हैं, फिर उसमें पहला ले रहे प्रवस्थाओं के मध्य आकर्षण या बंधुता के आधार पर, और उसमें भी इसमें 2 प्रकार दिए गए, है ना, सब डिवीजन के रूप में। जैसे पहला हम लेते हैं इसके अंदर, वह है द्रव स्नेही, द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड। ठीक है, पहला ये आता है। और दूसरा हम लेते हैं बी, वह है द्रव विरोधी, द्रव विरोधी या द्रव विरागी, द्रव विरागी। और क्या लिखते हैं अपन इसको? कोलाइड के रूप में लिखते हैं। देखो आप, ये 2 नाम है। अब अगर अपन इन 2 नाम से क्या करते हैं कि इनको समझने के लिए इसमें साथ में अंतर भी ले लेते हैं कि पहले जैसे मैं आपको इधर बता रहा हूं, फिर इसके आधार पर अपन इधर इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, आप इसका नाम पढ़ो। इसका नाम क्या कह रहा है कि द्रव स्नेही या द्रव रागी, यानी ऐसे कोलाइडी जिसमें, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे कोलाइडी जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम दोनों के कणों में मध्य, दोनों के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है, तो वह द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड कहलाते हैं। तो अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसमें यह बताया जाएगा। जैसे पहला पॉइंट अपन ये लिखते हैं कि प्रवस्था और माध्यम के मध्य क्या हो? आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल उपस्थित हो। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। वापस परिभाषा सुन लो कि ऐसे कोलाइडी जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होता है या वह परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हें हम द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है कि इन्हें ना हम अगर बनाना चाहें तो ये आसानी से बन सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी विधि, विशिष्ट मतलब विशिष्ट विधियां जो होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी हम क्या करते हैं कि दोनों कौन, ये परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम, है ना, तो दोनों को यूं लिख सकते हैं कि दोनों माध्यमों को सीधा मिलाकर इस प्रकार के कोलाइड बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार के कोलाइड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये दूसरी चीज आई, यानी दोनों माध्यम का मतलब ये चीज आई। याद रखना, ये परिक्षिप्त प्रवस्था और माध्यम, इन दोनों को मिलाकर सीधा मिलाओ। जैसे 2 परत नलियां ली, दोनों में, एक में माध्यम ले लिया, एक में प्रवस्था, दोनों को मिला दो, थोड़ा सा मिक्स कर दो। मिक्स करते ही ये क्या हो जाएगा? द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तीसरा हम लेते हैं कि ये ना उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। अब इनका प्रक्रम उत्क्रमणीय कैसे होगा? कि उत्क्रमणीय का मतलब ये है कि जैसे इसका स्कंदन हुआ, स्कंदन का मतलब अवक्षेपण किया, तो हम वापस एक बार, जैसे ये द्रव
स्नेही कोलाइड बन गया तो बनने के बाद आप उसको वाष्पन कर दो, यानी इसको थोड़ा सा गर्म करोगे तो गर्म करते ही इनके मध्य के बंध टूट जाएंगे और दोनों क्या हो जाती है, प्रवस्था और माध्यम दोनों अलग हो सकते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर आते हैं। ठीक है। चौथा, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कौन, ये। ठीक है। पांचवा हम लेते हैं कि इसका स्कंदन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कहें कि यदि इनमें विद्युत अपघटन की अधिकतम मात्रा, विद्युत अपघटन की अधिकतम मात्रा मिलाई जाए तो इसका स्कंदन हो जाता है। और वास्तव में अगर अपन देखते हैं तो रियलिटी में आपको ये देखना है, रियलिटी में आपको ये बताना है कि स्कंदन आसानी से नहीं होता है। ये ध्यान रखना है आपको इसका। ठीक है। तो देखो अभी तो अपन ने इसमें कितने पॉइंट लिए, 5, 2 3 और है। ध्यान से सुनिएगा कि द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइड क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम, प्रवस्था और माध्यम यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षिप्त माध्यम को के मध्य या जो इनके कण है इनके बीच में अगर आकर्षण बल हो जाए तो ये द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। दूसरा, इनको बनाना है तो इनका निर्माण करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को परस्पर एक दूसरे के साथ मिला देंगे। इसमें किसी की प्रकार की कोई विशिष्ट अभिक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा हमने लिखा ना, सीधा मिलाकर इसे इस प्रकार के कोलाइड बनाए जा सकते हैं। ठीक है। अब ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब एक बार बनने के बाद अगर आप ये चाहोगे इन दोनों के बीच का बंध तोड़ दिया जाए तो वाष्पीकरण करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, वापस माध्यम और प्रवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। ये स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इनमें विशेष तौर पे क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और पांचवा बताया है कि यदि इनमें विद्युत अपघटन की अधिकतम मात्रा, ध्यान रखिएगा, विद्युत अपघटन की अधिकतम मात्रा अगर इसमें मिलाई जाए तो इसका स्कंदन हो सकता है। स्कंदन का मतलब होता है अवक्षेप। अब जानते हैं ना अवक्षेप, जैसे अपन कोई प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने पर क्या होता है, कभी कभार परत नली जो होती है, परत नली के तल पर एक गाढ़ा है ना पदार्थ नीचे धीरे धीरे एकत्रित होता रहता है, जिसे हम कहते हैं अवक्षेप के रूप में। तो स्कंदन और अवक्षेप या अवक्षेपण एक ही चीज होती है। ठीक है ना। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो द्रव स्नेही या द्रव रागी कोलाइडी होते हैं इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसमें अधिकतम मात्रा में विद्युत अपघटन पदार्थ मिला देते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट इसके हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसी के अनुरूप इधर के 5 पॉइंट लेते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट इसका पॉइंट ये है पहला, यहां बता रहे हम कि प्रवस्था और माध्यम के मध्य आकर्षण बल या बंध उपस्थित होता है। इनमें नाम क्या दिया है, द्रव विरोधी या द्रव विरागी, यानी इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी आकर्षण बल नहीं होता है। तो हम इसमें ये बताएंगे कि प्रवस्था और माध्यम के मध्य या कणों के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता है। यानी तभी तो ये विरागी है। विरागी का मतलब क्या हुआ, स्नेह नहीं करने वाला। ठीक है। तो इनमें तो आप बताते हैं कि कणों के मध्य लिखना है, कणों के मध्य, इसमें तो आकर्षण बल होता है, इसमें नहीं होता है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दोनों में सीधा मिलाकर बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बना सकते। ये जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के कोलाइड जो होते हैं रासायनिक विधियों या कुछ
अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी इनके लिए हमें विशेष विधियां काम में लेनी पड़ेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी विधि काम में नहीं ली जाएगी। तो इसमें क्या कहते हैं, विशेष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियों के द्वारा इसे बनाया जा सकता है। तीसरा लिखा है ये उत्क्रमणीय है, तो ये कौन से हो जाएंगे, उत्क्रमणीय का उल्टा। तो तीसरा हम बताएंगे ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय। ये क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। यानी आप इस प्रकार के अगर कोलाइडी बन गए तो वापस इसमें से मतलब रासायनिक बंध या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये बने हैं, इसलिए इसे आसानी से वापस दूसरे इन द्रव विरोधी कोलाइडी में से परिक्षिप्त प्रवस्था और माध्यम दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखो ये स्थायी है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्वयं अस्थायी है, लेकिन अन्य कोलाइड के लिए ये स्थायित्व प्राप्त करवा सकते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। अब देखो आप, ये स्वयं तो क्या है, अस्थायी है, लेकिन अन्य कोलाइड के ये स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। अन्य कोलाइड को स्थायित्व प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं, तो जैसे ये स्थायी है ना, तो इनका रक्षण करने के लिए इस प्रकार के कोलाइड का उपयोग किया जाता है। ये मतलब क्या होता है कि ये तो टूट जाते हैं, आसानी से उत्क्रमणीय है, इसलिए इसका रक्षण करने के लिए क्या करेंगे, इन कोलाइड को इसके ऊपर परत के रूप में बना देंगे। तो ये परत जो होती है इसके ऊपर रहेगी, किसकी, इसकी। तो ये तो प्रबल है, मतलब अनुत्क्रमणीय है, तो ये टूटेगा नहीं और इसका रक्षण करता है। तो ये रक्षण के लिए ये काम में लिए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट बताया है कि यदि इनमें विद्युत अपघटन की मात्रा अधिकतम मिलाई जाए तो इसमें मात्रा कितनी मिलाएंगे, सूक्ष्मतम। यानी इसमें दिया है स्कंदन आसानी से नहीं होता है, इसका स्कंदन आसानी से हो सकता है। तो आप इसका पॉइंट क्या बनाओगे, पांचवा, कि स्कंदन आसानी से होगा, स्कंदन आसानी से होता है ना। स्कंदन तो क्या होता है, आसानी से, लेकिन हम इसमें लिखेंगे क्या, तो ये पांचवा पॉइंट था, ये सूक्ष्म विद्युत अपघटय की मात्रा, विद्युत अपघटय मिलाने पर ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये आपको इसके अंदर 5 पॉइंट, अभी आगे अपन लेते हैं, अभी 2 पॉइंट और है। ठीक है ना, तो क्या कहोगे आप कि देखो द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइडी के अंतर्गत। अब इसमें एक बोर्ड में सवाल आता है, वो भी मैं अभी आपको लिखाऊंगा, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप देखो छठा पॉइंट क्या है, पहले इसका ले फिर इसका साथ में, या दोनों साथ में ले लेते हैं। ठीक है ना, देखो छठा पॉइंट है कि ये जो द्रव स्नेही है कोलाइडी, द्रव स्नेही कोलाइड जो होते हैं, देखो आप ये छठा पॉइंट लेते हैं अपन, अब फटाफट इसको पूरा कर देते हैं। तो छठा पॉइंट कहता है कि इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी जो होती है, इसको नाम दिया गया है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो होते हैं इनको देख नहीं सकते हैं आप, किनको, द्रव स्नेही को, और इसे हम देख सकते हैं, इसे देखा जा सकता है। यानी इन कणों को क्या कर सकते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, और सातवां पॉइंट आता है कि यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं, ये टिंडल प्रभाव
दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, तो आपने छोटी क्लासों में भी आपको बताया होगा कि जो अपने कोई भी विलयन है, कोलाइडी विलयन जो होता है, उस विलयन में से जब हम प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन क्या करता है कि उन कण, वो जो प्रकाश के जो कण होते हैं है ना, उन कणों को एक प्रकाशित करने का कार्य करता है। मतलब उसमें से आप देखोगे ना तो हमें प्रकाश का पुंज जो है वो बिल्कुल अंदर से गुजरता हुआ दिखाई देगा। टिंडल प्रभाव को आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा। प्रकीर्णन मतलब उसको क्या करता है, प्रकाश को फैलाना। कण कण जो होते हैं ना, जैसे देखो आप सर्दियों के मौसम में जब खिड़की बंद होती है रूम की और रूम में बिल्कुल अंधेरा हो तो खिड़की के अंदर कहीं भी छोटा सा छेद होता है तो उसमें आपने देखा होगा प्रकाश की किरण धीरे से अपन को उसमें दिखाई देती है, बहुत ही पतली रे दिखाई देती है। और उस किरण को आप गौर से देखोगे तो उसमें कण होते हैं जो घूमते हुए दिखाई देंगे। आप ये देखना सर्दियों के मौसम में होता है और आपने महसूस भी किया होगा है ना, तो वो कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, यानी प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाने का कार्य करते हैं। तो वो प्रभाव होता है टिंडल प्रभाव। तो जो द्रव नहीं है वह तो ये प्रभाव नहीं दर्शाते, जबकि द्रव विरोधी होते हैं वो ये प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और 8वां पॉइंट इसका आपको ध्यान में रखना है कि ये जल से क्रिया कर जल योजित हो जाते हैं, क्रिया कर जल योजित होंगे। कारण क्या है, जल योजित होते हैं। ठीक है। और ये जल से क्रिया करते ही नहीं है। क्यों, ये जल के अणुओं से क्रिया नहीं करते हैं, या इसका जल योजन नहीं होता है, जल से क्रिया नहीं करते हैं। कारण इसका आपको सामने दिख रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये द्रव नहीं है, तो ये तो इसके कोलाइडी विलयन जो होते हैं इनके कणों में ये पाया जाता है बंद, तो ये तो जल के साथ बंद बनाकर जल योजित हो जाएंगे। और ये द्रव विरोधी है तो ये जल के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करेंगे। और लास्ट इसका आता है मुख्य पॉइंट, वो है उदाहरण। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने, एग्जाम्पल के अंदर इसमें याद रखो कि स्टार्च, गोंद और जिलेटिन, विशेष तौर पे इसके ये उदाहरण है। स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन वगैरह होते हैं। और इसके अंदर एग्जाम्पल अपन लेंगे, वो लेंगे धातु और अधातुओं के सॉल्व, धातु और अधातुओं के सॉल्व। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि द्रव, ये क्या कहते हैं अपन, परिक्षिप्त प्रवस्था और माध्यम के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अब हम लेते हैं सेकंड इसका वर्गीकरण। ठीक है ना। अब इसका एक सवाल नोट कर दीजिएगा, मैं अभी लास्ट में इसको सवाल लिखा रहा हूं साथ में। ठीक है ना। चलिए, अब दूसरा प्रकार है, देखो दूसरा है प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर। प्रवस्था जो होती है, सेकंड इसका प्रकार आता है प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। अब इसमें भी 3 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है ना, कितने प्रकार है, इसमें भी 3 प्रकार है। तो पहला हम लेंगे इसके अंदर बहुअणुक कोलाइडी। नाम ध्यान रखिएगा, बहुअणुक कोलाइडी। ठीक है। तो पहला लेते हैं बहुअणुक कोलाइड। ठीक है। दूसरा लेंगे वृहद अणुक कोलाइड, वृहद अणुक कोलाइड। ठीक है। और तीसरा आएगा संगुणित कोलाइड, संगुणित कोलाइड, जिसको हम, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, मिसेल, साबुन मिसेल निर्माण की जो क्रिया थी वह। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला हम लेते हैं वृहद, ये सॉरी बहुअणुक कोलाइड किसे कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। देखो क्या होता है इसमें, हमने जब कोलाइडी शुरू किया था पार्ट, तो उसमें बताया था कि कणों का जो आकार है वो 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम हो, है ना। वो प्रक्रिया जो ली थी अपन ने वास्तविक विलयन के अंतर्गत। तो इसमें ये बताना है कि ऐसे कण, ध्यान से सुनिएगा,
ऐसे कण भी कह सकते हो, ठीक है ना, या ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार जो होता है ना, वो 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम हो। क्या हो? 10 की घात -7 सेंटीमीटर से कम हो, और वह कण परस्पर दुर्बल, या जनरली कह सकते हो, ये वांडरवाल्स बंध लिख दो, दुर्बल न मत लिखो, वांडरवाल्स बंध द्वारा जुड़कर और किसका निर्माण करते हैं? कोलाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के कोलाइड, देखो सुनो इसकी परिभाषा, ये क्या कहता है कि बहुअणुक कोलाइड का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके कणों का आकार 10 की घात -7 सेंटीमीटर से क्या हो? कम होता है, ठीक है, और इन कणों के बीच में परस्पर क्या हो? वांडरवाल्स बंध। तो वांडरवाल्स बंध के द्वारा ये कण आपस में जुड़ते हैं, तो आपस में जुड़कर और क्या करेंगे? समूह बनाएंगे, जिससे कोलाइड का निर्माण होता है। ये कण जब आपस में जुड़ के बंध बनाते हैं, और बंध बनाते इसमें क्या होता है? बड़े बड़े समूह बन जाते हैं, और वह समूह जो होते हैं वो कोलाइड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो आप इसमें क्या बताओगे? वह कण परस्पर वांडरवाल्स बंध द्वारा जुड़कर और क्या बनाएंगे? समूह बनाएंगे, और ये समूह जो होते हैं ये परस्पर जुड़कर और कोलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, दो एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। इसका एग्जांपल दिया गया है जैसे सल्फर सॉल्ट। सल्फर को आपको पता है ना, सल्फर को S8 के द्वारा दर्शाता है। तो सल्फर सॉल्ट जो होता है, इसमें क्या कहते हैं कि सल्फर के 1000 या इससे अधिक अणु या परमाणु जो होते हैं ये समूह बनाकर और परस्पर जुड़ते हैं, और जुड़कर इसका निर्माण करते हैं? सल्फर सॉल्ट का निर्माण करते हैं, सल्फर सॉल्ट बनाते हैं। अब ये आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, यानी S8 के 1000 या 1000 से अधिक अणु भी या परमाणु ये परस्पर जुड़ के समूह बनाते हैं, और ये समूह परस्पर जुड़कर और सल्फर सॉल्ट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल इसमें दिया गया है गोल्ड सॉल्ट। तो गोल्ड सॉल्ट के अंदर भी क्या होगा? गोल्ड मतलब सोना, तो Au यानी औरम के अणु समूह के रूप में जुड़कर और क्या करते हैं? गोल्ड सॉल्ट का निर्माण करते हैं, गोल्ड सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको दो उदाहरण इसके अंदर ध्यान में रखने हैं। तो पहला क्या कहेंगे? सल्फर S8, सल्फर 8 के 1000 या इससे अधिक अणु या परमाणु समूह बनाकर सल्फर सॉल्ट का निर्माण करते हैं, और गोल्ड सॉल्ट Au के अणु समूह के रूप में जुड़कर गोल्ड सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुअणु का मतलब समूह के रूप में जुड़ना। दूसरा दिया है वृहद अणु। अब वृहद अणु का मतलब होता है जिसमें कणों का आकार बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताएंगे कि बड़े आकार के कण परस्पर पहले तो क्या होते हैं? जुड़ते हैं, ठीक है, परस्पर जुड़कर और परिक्षिप्त माध्यम के रूप में घुलकर और वृहद अणुक कोलाइड बनाते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये क्या कह रहा है? बड़े आकार यानी इनसे भी बड़े आकार के कण परस्पर जुड़ते हैं और जुड़कर फिर परिक्षिप्त माध्यम के रूप में घुल के और इस प्रकार के कोलाइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे, इसमें एक आएगा प्राकृतिक और दूसरे आते हैं इसमें कृत्रिम, ठीक है। तो प्राकृतिक के अंदर तो अपन ने जैसे अभी उदाहरण लिए थे, गोंद, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह जो होते हैं,
ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। किसमें? प्राकृतिक वृहद अणु कोलाइड के अंदर। और कृत्रिम के अंदर आप पढ़ते हो जैसे पॉलीथीन, एक पॉलीथीन, प्लास्टिक और वृहद प्लास्टिक जितने भी है, और इसके अलावा प्लास्टिक के अलावा नायलॉन तथा नायलॉन इसका उदाहरण है। तो ये आपको दूसरा नाम इसमें ध्यान रखना है कि बड़े आकार के कण परस्पर जुड़कर और परिक्षिप्त माध्यम के रूप में घुल के, पहले तो कण आपस में जुड़ेंगे और फिर परिक्षिप्त माध्यम में घुल जाएंगे और घुलकर उसके रूप में घुलकर और बहुल ये वृहद कोलाइड बनाते हैं। इसमें उदाहरण याद रखना, गोंद, स्टार्च, सेलुलोज, और कृत्रिम के अंदर आएगा पॉलीथीन और वृहद अणु, वृहद प्लास्टिक जितने भी होते हैं। इसके अलावा इसमें नायलॉन का भी उदाहरण याद रखना है। ठीक है, तो देखो प्रवस्था के कणों के आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला बहुअणु कोलाइड, ये वाली स्थिति, दूसरा वृहद अणु, और तीसरा है संगुणित। संगुणित में क्या होता है कि ऐसे कोलाइड, देखो ये क्या होते हैं कि कम सांद्रता वाले विलयन में ऐसे विलयन, अब कोलाइड क्या है? विलयन है, तो आप इसमें बता सकते हो। देखो इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, ठीक है ना। ये है आपके इसमें कि ऐसे विलयन जो कम सांद्रता में विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय के रूप में और उच्च सांद्रता में कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, कोलाइड की तरह व्यवहार करते हैं, संगुणित कोलाइड कहलाते हैं। कौन से? संगुणित कोलाइड, या जैसे अपन कहते हैं मिसेल क्या है? लाते हैं। यानी देखो आप पहले तो ये किसकी, अगर इनकी विलयन में सांद्रता बहुत ही कम है तो कम सांद्रता में तो विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय का मतलब आपको पता है कि ऐसे पदार्थ जिसे अपन किसी विलयन में घोलते हैं, मिलाते हैं, तो आयनों में विभक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ ये दिया है कि ऐसे विलयन जो कम सांद्रता में तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, कम सांद्रता होगी तब तो किसकी तरह? विद्युत अपघटय के रूप में, और उच्च सांद्रता होगी तो किसके रूप में? कोलाइड की तरह व्यवहार करेंगे, तो ये कहलाते हैं मिसेल। तो इसकी तीसरी अवस्था आती है संगुणित कोलाइड या मिसेल। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जो आपने 10th में पढ़ा है, साबुन की क्रियाविधि, मिसेल क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे आगे कोलाइड जो विलयन है इसको बनाने की विधियां, किस प्रकार से इन विलयन को बनाया जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आपको एक और सूचना दे रहा हूं कि जो संडे आ रहा है कल, तो ऑर्डर के हिसाब से ये दिया गया है कि अब संडे के दिन, केवल एक संडे के दिन, है ना, हो सकता है आपके ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो बंद रहेगी, एक दिन पूरे स्टूडेंट को छुट्टी दी जाएगी इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।